हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। इस वीडियो में AGTA जो परीक्षा है कृषि प्राविधिक सहायक की, जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर होता है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को विस्तारित रूप में थोड़ा एक व्यू देंगे। आइए चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट हुआ है। ये थोड़ा एरर हुआ है यहाँ पे, जो हमारी टीम बना रही है, थोड़ा बहुत एरर हो गया है उससे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 नहीं, बशर्ते आप इसको यहाँ से ध्यान से हटा दीजिए कि 155 है, ये चाहे जो भी नंबरिंग हटा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए देखते हैं। बीजोपचार से लाभ होता है। बेनिफिट्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए है बीज व मृदा जनित रोगों व कीटों से फसल का बचाव। ऑप्शन नंबर बी है बीजों का अंकुरण अच्छा एवं एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी फसलों में 10 से 15% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे A B C जो है हमारा, ये तीनों यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, क्योंकि बीजोपचार के बाद बीज व मृदा जनित रोग व कीटों से फसल का बचाव होता है। बीजों का अंकुरण अच्छा एवं एक समान होता है। फसलों में 10 से 15% का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बीजोपचार से हमें लाभप्रद होता है, इसीलिए बीजोपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। बीज काय बोर्ड सीड वर्क बोर्ड की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है बीज की व्यवहार्यता परीक्षण, सीड विएबिलिटी टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी है सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी है सीड प्योरिटी टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी है सीड ब्लेंडिंग, या जिसको मिक्सिंग भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सीड ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, ये यहाँ पे हमारा सही होगा। बीज का बोर्ड जो होता है उसकी आवश्यकता मिक्सिंग के लिए की जाता है। बीजों के मिश्रण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बीज का यह बोर्ड अधिकतम दक्षता के एफिशिएंसी के साथ साथ बीज के नमूनों का फिजिकल रूप में विश्लेषण करता है और इसे प्रयोगशाला में बीजों की शुद्धता जांच करने का भी कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। एक एंजाइम जो जौ के बीज के अंकुरण का उत्तेजित कर सकता है। एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीएज और ऑप्शन नंबर डी अल्फ़ा अमाइलेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अल्फ़ा अमाइलेज यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम जो बीज के अंकुरण को क्या बोला जाता है कि अंकुरण को उत्तेजित करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। बीजों के अंकुरण के दौरान बीज का आवरण किसके कारण फट जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी है बीज पत्रों का विभेदन। ऑप्शन नंबर सी है कोशिका विभाजन में अचानक वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है बीजपत्र और भ्रूण पोषण में बड़े पैमाने पर ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण, लार्ज स्केल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि बीजों के अंकुरण के दौरान बीज का आवरण बीज द्वारा पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण करने के कारण ही फट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। मटर के बीज के अंकुरण के लिए इनमें से एक
गैस की आवश्यकता होती है? किस गैस की? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पी सीड्स? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी वाटर वेपर और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीजन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मटर के बीज के अंकुरण के लिए उसे ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। सही सुमेलित है इसमें पूछ रहा है कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धान सफ़ेद गिटार, पैडी वाइट ग्रब, ऑप्शन नंबर बी शुगर केन वीविल, ऑप्शन नंबर सी चिकपी ग्राम पॉट बोरर, ऑप्शन नंबर डी पोटैटो टर्माइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या बोला जाता है कि सही है। चिकपी जो ग्राम होता है वो पॉट बोरर यहाँ पे सही है। लेकिन अगर देखें कि धान के फसल के लिए अगर यहाँ पे पूछता है कि धान के लिए तो वो दीमक हो जाएगा। गन्ना के लिए अगर पूछेगा तो वाइट ग्रब हो जाएगा, शुगर केन वाइट ग्रब। आलू के लिए अगर पूछता है कि आलू के लिए तो ये विविल हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली रूप से यहाँ पे अगर पूछा है कि सही क्या है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी चना फली वेधक जो है यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। आरा मक्खी तोरिया फसल के किस अवस्था में सर्वाधिक हानि पहुंचाती है? एट विच स्टेज डज द मास्टर सप्लाई काज मैक्सिमम डैमेज टू तोरिया क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है ड्यूरिंग राइपेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है ड्यूरिंग पॉट फीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है इनिशियल अर्ली स्टेज और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनिशियल या अर्ली स्टेज जो होता है वो ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आरा मक्खी सर्वाधिक इसका प्रकोप जो होता है फसल की प्रारंभिक अवस्था में होता है, जिसमें ये पत्तियों को काटकर उन्हें बढ़ने नहीं देती हैं। पत्तियों की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है और जिससे पौधे सूखने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जैविक एजेंटों से बीज शोधन के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन आफ्टर सीड ट्रीटमेंट विच बायोलॉजिकल एजेंट्स? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य की गर्मी व धूप से बचाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सूर्य की गर्मी व धूप से बचाना चाहिए, शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट से। तो जैविक एजेंट या बायो एजेंट जो होते हैं वो क्या बोला जाता है बैक्टीरिया होते हैं, और इनसे शोधन के बाद हमें बीजों को सूरज की जो गर्मी होती है और धूप होता है उससे हमें बचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्लोरोपायरीफास नाम की जो दवा होती है किससे बचाव के लिए बीजों में प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फंगस, ऑप्शन नंबर बी टर्माइट या आंट, ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है टर्माइट या आंट जो है ये हमारा सही होगा, क्योंकि क्लोरोपायरीफास नाम की जो दवा होती है वो दीमक या चींटियों से बचाव के लिए बीज को हमें 3 ml प्रति किलोग्राम से उपचारित किया जाता है। क्लोरोपायरीफास को अगर देखा जाए तो पहली बार 1965 में एक कीटनाशक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि आखिर किससे बचाव के लिए, तो दीमक टर्माइट हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। एक से अधिक प्रकार के शोधन करने के में किस क्रम का पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है फफूंदनाशी राइजोबियम कल्चर कीटनाशी, ऑप्शन नंबर बी फफूंदनाशी कीटनाशी राइजोबियम कल्चर, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम कल्चर कीटनाशी फफूंदनाशी और ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम कल्चर फफूंदनाशी और कीटनाशी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, फफूंदनाशी कीटनाशी राइजोबियम कल्चर
ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक से अधिक प्रकार के शोधन पर FIR फंगस इंसेक्शियल राइजोबियम क्रम का पालन करना चाहिए। तो जिसके लिए फफूंदनाशी फंगस और इंसेक्शियल जो है कीटनाशी, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर, इसका हमें मतलब शोधन के लिए इसका क्रम का पालन करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। इसके लिए हमें FIR का जो क्रम है फंगस, इंसेक्शियल और राइजोबियम, इसका हमें बेसिकली रूप से ध्यान देना चाहिए, याद करने का वो तरीका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावी एवं प्रभावकारी तरीका, द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए है क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी है यूज़ ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्टिंग प्लांट बाय स्प्रेइंग केमिकल्स, और ऑप्शन नंबर डी है सीड ट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पे सही होगा। रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग, यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी, क्योंकि रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावी व प्रभावकारी जो तरीका होता है रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना है। शेष अन्य तरीके सीमित प्रभाव के तरीके होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। NPV जो है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज, जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चने की फली वेधक कीट हेतु, ऑप्शन नंबर बी धान का तना छेदक कीट हेतु, ऑप्शन नंबर सी तेला हेतु थ्रिप्स या जैसिड के लिए, ऑप्शन नंबर डी माहू कीट एफिड्स के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है चने की फली वेधक कीट जो होता है ग्राम पैड बोरर इंसेक्ट, इसके लिए NPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसका हम अन्य फसलों में भी जैसे चना, मटर, अरहर आदि के लिए भी करते हैं, जिसको हम NPV जिसको न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस कहते हैं। यह एक फफूंद जनित क्या बोला जाता है, फंगस जनित उत्पाद है जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे फुदके होते हैं उनको नियंत्रित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। पेनिसिलियम वर्गीकृत किया जाता है। पेनिसिलियम इज क्लासिफाइड अंडर, ऑप्शन नंबर ए है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर सी है कार्बामेट्स, और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड्स वर्ग के अंतर्गत मैलाथियान को वर्गीकृत किया जाता है। और मैलाथियान एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है जिसे 1950 के दशक में शुरुआत में जैकेटी कसाडे और अमेरिकन साइनामाइड स्टैंडर्ड फॉर सिटी के द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए है टू reduce पेस्ट पॉपुलेशन लेवल, ऑप्शन नंबर बी है टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है नासी कीट की संख्या आर्थिक क्षति EIL जो होता है के नीचे रखना, ऑप्शन नंबर डी है कीटों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर नासी कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर जो होता है इकोनॉमिक जो मतलब EIL के नीचे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा।
आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्लोरोपाइरीफास नामक बीज शोधन किस विधि का बीज शोधन है? सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोरोपाइरीफास कम्स अंडर विच मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट? ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन नंबर बी केमिकल मेथड, ऑप्शन नंबर सी बोथ मेथड, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है केमिकल मेथड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि क्लोरोपाइरीफास नाम की का बीज शोधन रासायनिक बीज शोधक है। जिन क्षेत्रों में बुवाई के बाद दीमक, चींटी या गुजिया आदि कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल मेथड यहाँ पे हमारा सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। एजोटोबैक्टर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किसकी शोधन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑयल सीड्स, ऑप्शन नंबर बी पल्सेस, ऑप्शन नंबर सी यूज इन बोथ, और ऑप्शन नंबर डी नॉट इन यूज इन बोथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दलहन पल्सेस जो होती हैं उसमें एजोटोबैक्टर नामक जैव एजेंट का प्रयोग हम दलहनी फसलों में नहीं करते हैं। दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों में हम क्या बोला जाता है एजोटोबैक्टर का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पल्सेस में अगर कहीं पूछता है तो हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आइए आगे की तरफ देखते हैं। राइजोबियम कल्चर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किया जाता है। बायो एजेंट नेम्ड राइजोबियम कल्चर इज यूज्ड इन। ऑप्शन नंबर ए है पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी ऑल सीड्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी नाइदर। तो ऑप्शन नंबर जो ई है यहाँ पे पल्सेस राइजोबियम कल्चर का प्रयोग हम क्या बोला जाता है ये एक बायो एजेंट है जिनका हम प्रयोग दलहनी फसल में पल्सेस क्रॉप्स में करते हैं बीज शोधन के लिए, जबकि अन्य फसलों के लिए हम क्या बोला जाता है ऊपर की जैसे हमने बताया था एजोटोबैक्टर का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दलहनी फसल होगा। त्वरित लाभ हेतु किस विधि से बीज शोधन करना चाहिए? फॉर क्विक रिजल्ट आर बेनिफिट विच मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए है केमिकल सीड ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर बी बायो एजेंट सीड ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी नाइदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है केमिकल सीड ट्रीटमेंट यहाँ पे सही होगा, क्योंकि त्वरित लाभ हेतु हमें रासायनिक बीज शोधन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। हालांकि प्रमाणित एवं अच्छे स्रोतों से प्राप्त बीज शोधित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए केमिकल सीड ट्रीटमेंट यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीज शोधन की पारंपरिक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट? ऑप्शन नंबर ए है गौमूत्र, ऑप्शन नंबर बी मट्ठा, ऑप्शन नंबर बी पानी से, ऑप्शन नंबर डी जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा पारंपरिक विधि मतलब ट्रेडिशनल मेथड नहीं है सीड ट्रीटमेंट का। यहाँ पे गौमूत्र, मट्ठा, पानी जो ये चीज़ें थी वो पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं, तो ये चीज़ें थी। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र का जो चीज़ है जैव उर्वरक ये चीज़ें पारंपरिक विधि का बीज शोधन का विधि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बीज शोधन की पारंपरिक विधि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट? तो ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन नंबर बी बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी केमिकल मेथड, ऑप्शन नंबर डी बाई काउ डंग गोबर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गोबर द्वारा ये यहाँ पे बीज शोधन का ये ट्रेडिशनल मेथड है जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है। तो बाई काउ डंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा।
आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बीज शोधन के आखिर लाभ क्या होते हैं। बीज शोधन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए है उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी एवं स्वस्थ फसल। ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी में अनुपलब्ध पोषक तत्व घुलनशील बनते हैं। और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द एबव, ये यहाँ पे सही होता है, क्योंकि बीज शोधन के लाभ मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी एवं रुकावट, उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी में अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील बनते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, आर्थिक बचत की दृष्टि से लाभकारी, बीज जनित रोगों से रक्षा, स्वस्थ एवं ज़्यादा जमाव, पौधों को त्वरित नाइट्रोजन मिलना। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें बीज शोधन के लाभ के हैं जो इनके द्वारा ही होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। इसके बाद कंद एवं तना वाली फसलों के बीज का शोधन किस विधि से किया जाता है। बाय विच मेथड आर द सीड्स आर ट्यूबर्स ऑफ रूट एंड स्टेम क्रॉप ट्रीटेड। ऑप्शन नंबर ए है घोल में डुबोकर। ऑप्शन नंबर बी लेप लगाकर। ऑप्शन नंबर सी छिड़काव करके। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पे डिपिंग इन सॉल्यूशन, ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कंद एवं तना वाली जो फसलें होती हैं उनका हम बीज शोधन क्या बोला जाता है कि हम डीप सॉल्यूशन में बनाकर उनमें डीप करते हैं। इसमें प्रति किलोग्राम दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें डुबाया जाता है। जैसे इनमें अगर फसलों की बात करें तो गन्ना हुआ, आलू हुआ, हल्दी, अदरक, सूरन, ये सारी फसलें, इनके बीजों को क्या बोला जाता है कि बीज शोधन करने के लिए हम एक घोल बनाकर उसमें डुबाकर फिर बीज शोधन हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। बीज जीवंतता परीक्षण सीड वेबिलिटी टेस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर द सीड वेबिलिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है टेट्राजोलियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है ईथर। ऑप्शन नंबर सी है बायो यूरिया। और ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन। तो बीज जीवंतता परीक्षण के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सीड वेबिलिटी टेस्ट के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन काम में लिया जाता है। 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नाम रसायन के 1% घोल में बीजों को हम डुबाते हैं, जिसमें जीवित बीज का रंग लाल गुलाबी हो जाता है। और इस परीक्षण को हम बायोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं। इसमें जो जीवित बीज का रंग लाल या गुलाबी फार्मेजन के कारण हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसके बाद है किसके लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी है विगोर, शौर्य। ऑप्शन नंबर सी है जर्मिनेशन। और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, अरे डी है, ए और सी। ए का मतलब अंकुरण क्षमता और सी का मतलब अंकुरण। तो यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि अंकुरण क्षमता और अंकुरण के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। और इस परीक्षण के लिए 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा।
सेकेंडरी ग्रोथ अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है एक बीजपत्री पौधे, ऑप्शन नंबर बी है द्विबीजपत्री पौधे, ऑप्शन नंबर सी है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडन्स प्लांट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ अधिकतर हमारा द्विबीजपत्री पौधे में ही पाया जाता है। और इनकी प्रमुख विशेषता अगर बताएं तो इनके जो संवहन पुल में कैम्बियम पाए जाते हैं, और इनके पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इनका जड़ तंत्र अधिकतम तंत्र अधिमल एवं उनकी शाखाओं के साथ फैला हुआ होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है डाइकोटिलेडन्स प्लांट, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ अधिकतर पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे अपना हम सेशन समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के यहाँ आप इसे भेज सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अन्य किसी जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनको आप ये बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन में, नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।